सोचिए जरा, कोई शख्स चांद पर जमीन बेचकर करोड़पति बन जाए। ये कहानी सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है ना? लेकिन आज हम उसी शख्स की नाकाबिले यकीन दास्तान पर नजर डालेंगे जिसने चांद को अपनी जाती जायदाद बना लिया। तो बात है 1980 की। एक शख्स था डेनिस होप। तलाक के बाद जेब बिल्कुल खाली थी और वो माली मुश्किलात का शिकार था। एक दिन वो बस यही सोच रहा था, काश काश मेरे पास कोई जायदाद होती। और फिर एक दिन अपनी खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए उसे अपना जवाब मिल गया। वो जवाब था चांद। और बस यहीं से एक ऐसे ख्याल ने जन्म लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो भाई उसने अपने इस नाकाबिले यकीन ख्याल को हकीकत बनाने के लिए क्या कदम उठाया? वो सीधा पहुंचा एक लाइब्रेरी ताकि कानून की किताबों में कोई रास्ता, कोई सुकुम तलाश कर सके। इसकी रिसर्च उसे ले गई 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी तक। अब ये क्या है? ये आप समझे अक़वाम मुत्तहिदा का एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जो साफ साफ कहता है कि खला बशमूल चांद और दूसरे सैयारे तमाम इंसानियत की मुश्तरका मिरास हैं और कोई भी मुल्क इस पर अपनी मुल्कियत का दावा नहीं कर सकता। और यहीं डेनिस होप को वो चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। मुआहदे में लिखा था कि कोई मुल्क मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें किसी फर्द के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं था। होप ने सोचा, अगर ये सबका है तो इसका मतलब है ये किसी का भी नहीं। तो फिर उसने क्या किया? उसने फौरन उस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा को एक नोटिस भेजा जिसमें ना सिर्फ चांद बल्कि हमारे शमसी निज़ाम के 8 दूसरे सैयारों पर भी अपनी मलकियत का ऐलान कर दिया। उसने साफ साफ बता दिया कि वो इन जायदादों को टुकड़ों में बेचने का इरादा रखता है और पूछा कि अगर किसी को कोई कानूनी एतराज़ है तो बता दे। और फिर क्या हुआ होगा? हैरान कुन तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकम्मल खामोशी। इसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। डेनिस होप के लिए ये खामोशी एक हरी झंडी थी, जिसका मतलब था कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। और बस इसी खामोशी को ग्रीन सिग्नल समझकर डेनिस होप ने चांद को एक प्राइम रियल एस्टेट में बदल दिया और एक ऐसे कारोबार की बुनियाद रखी जिसकी कामयाबी का किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये कारोबार कितना कामयाब हुआ, जरा ये रकम देखिए, $1,20,00,000। अंदाजों के मुताबिक डेनिस होप ने अब तक इतनी रकम कमा ली है और 1995 के बाद से ये उसका फुल टाइम काम है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये ज़मीन खरीद कौन रहा था? फहरिस्त देखें तो काफ़ी हैरान कुन है। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, अमेरिका के 2 साबिक सदूर रोनाल्ड रेगन और जिमी कार्टर, यहाँ तक कि हिल्टन और मैरियट जैसे बड़े होटल चेन्स और कई कॉरपोरेशंस भी इसके ग्राहकों में शामिल हैं। अच्छा, तो ये प्लॉट बेचे कैसे जाते थे? डेनिस होप का अपना तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। वो खुद कहता है, मैं बस अपनी आंखें बंद करता हूँ और चांद के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख देता हूँ। ये कोई साइंसी तरीका नहीं है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है। ये बात इसके पूरे मंसूबे की सादगी और बेबाकी को जाहिर करती है। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक और भी अजीब मोड़ लेती है। जब लाखों लोगों ने चांद पर ज़मीन खरीद ली हो, तो उनके हुकूक की हिफाजत कैसे की जाए? डेनिस होप ने इसका भी एक हल निकाला, एक पूरी हुकूमत बनाकर। मकसद ये था कि जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, उनके दावों को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो मिले। इसलिए उन्होंने मिलकर एक जमहूरी मुल्क कायम करने का फ़ैसला किया और उसे नाम दिया गैलेक्टिक गवर्नमेंट। जी हाँ, कहकशानी हुकूमत। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। बाकायदा एक आइन तैयार किया गया जिस पर 3 साल लगे। 2004 में इसे ऑनलाइन वोटिंग के लिए पेश किया गया और तकरीबन 37 लाख मालिकों में से 1,73,000 से ज़्यादा ने इसके हक में वोट दिया। इनके मुताबिक इस तरह वो एक खुदमुख्तार कौम बन गए। अब तक तो हमने डेनिस होप की कहानी सुनी, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर, क्या ये सब कुछ कानूनी भी है? चांद पर मलकियत की असल हकीकत क्या है? ये समझने के लिए कि कानून क्या कहता है, थोड़ा माजी में झांकते हैं। डेनिस होप कोई पहला शख्स नहीं था जिसने ऐसा दावा किया। 1936 से ही लोग खला में चीज़ों पर मलकियत के दावे करते आए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ मजाक या अलामती तौर पर थे। तो कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लेयर फिंकलस्टीन कहती हैं, नहीं, कोई भी फर्द खुद को चांद का मालिक करार नहीं दे सकता।
اور اس کی وجہ وہی 1967 کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی روح یہ ہے کہ خلا کی کھوج اور اس کا استعمال تمام ممالک کے مشترکہ فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کسی ایک شخص یا کمپنی کی ذاتی جاگیر نہیں بن سکتا۔ لیکن کہانی میں ایک اور پیچیدگی ہے۔ اگر ملکیت غیر قانونی ہے تو پھر خلا میں کان کنی جیسی تجارتی سرگرمیوں کا کیا ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں قانون تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے۔ لندن کے پروفیسر ایان کرافورڈ کے مطابق بین الاقوامی قانون اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ نجی کمپنیاں خلا میں کان کنی کر سکتی ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آؤٹر اسپیس ٹریٹی پر نظر ثانی کی جائے تاکہ مستقبل کے ان چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ ڈینس ہاپ کی کہانی ایک کمال کی مثال ہے کہ کیسے ایک شخص نے قانونی سکم کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن جب تک قوانین میں تبدیلی نہیں آتی، چاند کس کا ہے؟ قانون تو یہی کہتا ہے کہ یہ کسی کا نہیں بلکہ ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے۔